हेलो फ्रेंड्स। बीएससी पार्ट टू के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज पांचवें लेक्चर में मैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारी धात्विक प्रकृति। दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है आपकी उत्प्रेरक सक्रियता या कैटालिटिक रिएक्टिविटी। और तीसरी प्रॉपर्टी है संक्रमण तत्वों के आयनों एवं यौगिकों के रंग। इन तीन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यदि हम धात्विक प्रकृति के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता ही है कि हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें कि 10 एलिमेंट हैं वो सारे की सारे धातुएं हैं। और धातु होने की वजह से धातुओं के सारे सामान्य गुणधर्म जैसे कि सॉलिड है, कठोर हैं, मैलिएबल हैं, आघात वर्धीनता इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तन्यता शो करते हैं, तार खींचे सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और ऊर्जा या ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। तो ये सामान्य प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग स्कूल स्तर पर पढ़ते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये मेटल होने के नाते शो करती हैं। इसके साथ साथ ये जो तत्व हैं, जो फर्स्ट संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इनमें हमारे पास तीन तरह की ठोस होने के बाद तीन तरह की इनकी संरचनाएं मिलती हैं हमें, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर लेवल पे, लेकिन नाम उनके हम लोग ध्यान रखते हैं। इसको पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसको हम लोग कायिक केंद्रित घन संरचना बोलते हैं, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसको हम फलक केंद्रित संरचना बोलते हैं, और तीसरा है HCP हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग जिसको हम बोलते हैं षटकोणीय नेवल संकुलित संरचना। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं, मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं। तो मेटल्स में एक चीज़ है, सामान्य गुणों का कारण क्या है कि एक तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है इसमें। पहली चीज़ तो क्या है इसमें, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है इसमें कि मेटेलिक बॉन्ड की प्रेजेंस है इसमें। मेटेलिक बॉन्ड आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, हम लोगों ने आपको बताया भी है कि मेटेलिक बॉन्ड क्योंकि मेटल्स में है, मेटल से सारे कंपाउंड्स, मेटेलिक बॉन्ड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। इनके धात्विक क्रिस्टलों में सामान्य धात्विक बंधों के साथ साथ, क्योंकि जब धात्विक क्रिस्टल्स हैं तीन तरह की संरचना शो करते हैं, तो इनमें तो मेटेलिक बॉन्डिंग तो होती ही है, और साथ साथ सहसंयोजक बंध भी उपस्थित होते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड भी बनते हैं। इनमें मेटेलिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्यों बनते हैं? जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं तो इनके जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि NS इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें सामान्यतः NS इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण करते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं NS इलेक्ट्रॉन। जबकि जो आपका इनर शेल है, जिसमें आपका पेंटिबुलेट शेल है, जिसमें N-1D कक्षक होते हैं, वो सहसंयोजक बंध में बनाने में काम में आते हैं। इस प्रकार इन तत्वों में एस ब्लॉक तत्वों से प्रबल बंध होते हैं, जिसके कारण इन तत्वों की जो वैल्यूज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और जो इनकी एटॉमिक एंथैल्पी की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती है। एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है कि नहीं? आपको पता है स्कैंडियम में D1 होता है और क्रोमियम में D5 होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिससे सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ती जाती है और कठोरता, गलनांक, क्वथनांक आदि के मान बढ़ते जाते हैं। आयरन, जैसे आयरन पे आएगा, क्रोम के बाद आयरन आएगा, आयरन से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ से पेयरिंग शुरू हो जाएगी, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने की वजह से सहसंयोजक बंधों की संख्या में भी कमी आती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। इस प्रकार जो है क्रोमियम के बाद आने वाले तत्वों की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और जो उनकी हार्डनेस है वो कम हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम शुरू में छूट गई थी वो है हमारी कैटालिटिक रिएक्टिविटी से पहले अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता में हम लोग देखेंगे जो रिएक्टिविटी है, क्योंकि मेटल हम लोग शुरू में भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे जो
ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट बीच में आते हैं, पीरियोडिक टेबल के बीच में आते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, वहाँ हमारे पास एल्कली मेटल्स आते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें हमारे पास मेटल्स कम होते हैं, नीचे के तरफ जाते हैं हमें मेटल्स मिलते हैं, लेकिन जो इनकी क्रियाशीलता है वो क्रियाशीलता एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों से कम होती है, क्योंकि एक तो इनका छोटा आकार हो जाता है। आप लोगों को हम बता चुके हैं जब हमने एटॉमिक साइज की बात की थी, तो इनका छोटा आकार हो जाता है। इसके पीछे रीजन भी हमने देखे थे, और छोटे आकार होने की वजह से इनकी जो आईपी की वैल्यू है उसका मान बढ़ जाता है, और जब आईपी का मान बढ़ जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता, अतः धनायन का निर्माण आसानी से नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है कि इनमें सहसंयोजक बंध हम लोग देख चुके हैं कि इनमें धात्विक बंधों के साथ सहसंयोजक बंध भी होते हैं। सहसंयोजक बंधों की उपस्थिति के कारण इनकी जो एटॉमिक एंथैल्पी है उसका मान बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके आयनों की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है। ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से इनकी अभी की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी आपकी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होती है। तो संक्रमण तत्वों के यदि हम गलनांक देखते हैं तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ते हैं और फिर आयरन से जिंक तक इनके मानों में लगातार कमी होती जाती है। स्कैंडियम से इसकी वजह हम लोगों ने देखी थी कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक निकक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, D1 से D5 हो जाते हैं, जिससे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि धात्विक बंध में डी इलेक्ट्रॉनों का योगदान बढ़ जाता है। परंतु आयरन से डी इलेक्ट्रॉनों का योगदान कम होना, एफ Fe से डी इलेक्ट्रॉनों का योगदान बढ़ जाता है और Fe से डी इलेक्ट्रॉनों का योगदान प्रारंभ हो जाता है, जिससे अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और धात्विक बंध में डी इलेक्ट्रॉनों का योगदान कम हो जाता है और गलनांक और पतनांक के मान में कमी हो जाती है। मैग्नीज एक हमारे पास ऐसा जो है अलग तरह का कंपाउंड जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि हाफ फील्ड D5 है, इसकी स्टेबिलिटी होती है, इसकी वजह से इसकी एक स्पेशल क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होती है, जो कि D5 इलेक्ट्रॉनों का धात्विक बंध में योगदान कम होता है, इसलिए गलनांक और पतनांक के मान कम हो जाते हैं। इसी तरह से D5 में भी D10 फुली फील्ड की वजह से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः डी इलेक्ट्रॉनों का धात्विक बंध में योगदान नहीं होता है और गलनांक और पतनांक कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों में एक तरह से रिपीटेशन है पहली चीज़ का। अब अगला पॉइंट है हमारे पास, अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, वो है कैटालिटिक रिएक्टिविटी। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो मेटल्स, जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है, स्कूल स्तर से सुन रहे हैं आप, अमोनिया के संश्लेषण में हेवर विधि काम आती है, जिसमें कि N2 और 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। लेकिन इसमें जो आने वाला कैटलिस्ट है वो FeMO है। आप देख रहे हैं कि N2H2 आपकी गैसें हैं और NH3 भी गैस है, लेकिन आयरन आपका और मोलिब्डेनम क्या आपका सॉलिड। तो ये कैसा हो गया, एक विषमांगी उत्प्रेरण हो गया, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की फेज हमारे सामने आ रही हैं। तो ये प्रोसेस आपका हेवर प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी आपके पास आप देख रहे हैं जो कि H2SO4 बनाने के काम में आता है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 B2O5 है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। इसमें भी दोनों आपकी जो कंपाउंड जो आपकी हैं रिएक्टेंट SO2 और O2 ये गैसें हैं और SO3 आपकी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, लेकिन कैटलिस्ट आपका सॉलिड है, इसलिए ये भी एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। फिर हमारे पास ऑलिफिन से पॉलीथीन बनाने का प्रोसेस है, जीग्लर नाटा कैटलिसिस कैटलिस्ट काम में आया आपका। यहाँ पर ये इसको जीग्लर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, जिसमें कि हमारे पास एथिलीन को हम लोग पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं। और चौथा आपके पास हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, जिसमें ये भी हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिसिस है, क्योंकि ये आपके पास आपके हाइड्रोजन यहाँ पे निकल कैटलिस्ट के रूप में काम आ रहा है। ये आपके पास डिफरेंट तरह के फेजेस हैं। तो यहाँ पर हम लोग HMDA हेक्सा मेथिलीन डायमीन बनाते हैं इस कंपाउंड से। तो ये जो इनकी जो
रिएक्टिविटी है, यदि हम रिएक्टिविटी क्यों एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, तो इसकी पीछे दो वजह हैं। पहली वजह है कि हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इनकी वेरिएबल आपके बैलेंस ही होती है, परिवर्तनशील संयोजकता होती है। और दूसरी है अपूर्ण वैलेंटी कक्षकों का प्रयोग करके ये अभिकारक पदार्थों के साथ अस्थायी या मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इसमें अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या हाँ पूरी तरह कंप्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये अभिकारकों के साथ इंटरमीडिएट बनाते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और इस तरह से यह आपके एक कैटलिस्ट के रूप में, अच्छे कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, जो कि हमारे लिए इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, लगभग लगभग हर सालों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। वो है आपकी संक्रमण तत्वों के आयनों एवं यौगिकों के रंग। क्योंकि संक्रमण अपन जानते हैं कि कोई भी जो आपका कंपाउंड है कलर्ड कब शो करता है, जब आप किसी कंपाउंड पर जब कोई लाइट डालते हैं किसी आयन पर या उसे कंपाउंड पर, मेटल जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कंपाउंड्स पर, तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आपके पास विजिबल एनर्जी पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है या दूसरा सोर्स पड़ रहा है, लाइट एनर्जी है, तो उस लाइट एनर्जी से वो उनका अपने पास अवशोषण कर लेते हैं ऊर्जा का, और अवशोषण करके अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, और यह अपन कहें उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। यहाँ पर यदि हम लोग इसको एग्जैक्ट वर्ड्स में काम में लें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद या अभी तक देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अवशोषण हो रहा है, लेकिन हमें जो कलर दिखता है वह कलर इस अवशोषित तरंग का पूरक रंग, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है जो कि हमारी आंखों से दिखता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पदार्थ अवशोषित करता है वो रंग हमें नहीं दिखता, बल्कि जो वह उसका जो पूरक रंग है जो उसके बाद बचता है प्रकाश में, चूंकि आपको पता है 7 रंग हैं, उसमें से उसको अवशोषित करने के बाद जो बाकी का कलर बचता है उसमें वो हमें दिखाई देता है। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें अवशोषित और पूरक प्रकाश के रंग बताए हैं। आपके पास बैगनी यदि अवशोषण होता है तो उसका कलर पीला हरा होता है, और इस तरह से ये टेबुलेशन के रूप में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आगे चल के अपन देखेंगे कि नीचे कलर आप देख रहे हो यहाँ पे हरा, गहरा बैगनी, फिर पीला हरा आया आपका, और पीला हरा से आप यहाँ पे देख रहे हो आप पीला हरा है, पीला हरा से फिर इसका कलर यहाँ पर फिर बैगनी हो गया है। पीला हरा अवशोषित हुआ तो कलर कैसा हो गया, पूरा रंग बैगनी, और बैगनी अवशोषित हुआ तो पूरा रंग क्या हो गया, पीला हरा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है और इनकी रेंज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। संक्रमण धातुओं के यौगिकों में रंग के दो कारण हैं, एक तो डीडी ट्रांजिशन है, इसका डीडी ट्रांजिशन की वजह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अपन यूनिट 2 में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि D0 और D10 के जो विन्यास हैं वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि D0 में तो डीडी संक्रमण की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि D10 में डी कक्षक पूर्ण होने की वजह से डीडी संक्रमण संभव नहीं हो पाता। तो दूसरा जो कारण है वो है, जिसमें जो भी एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इस पर शॉर्टनेट पूछा जाता रहा है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, इसको हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। तो इसमें इसमें क्या होता है कि धातु आयन और लिगेंडों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। अभी तो हमारे पास डीडी सिर्फ किस में हो रहा था, धातु का जो हमारे पास मेटल था या मेटल जो था उसका आयंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे थे, लेकिन अब ट्रांजिशन हमारे पास क्या हो रहा है, मेटल आयन से लिगेंड्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हो रहा है। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से अवशोषित की जाती है, जो कि पहले की तरह है। इससे यौगिक द्वारा रंग प्रदर्शन किया जाता है। आवेश स्थानांतरण से प्राप्त रंग डीडी संक्रमण से प्राप्त रंगों की अपेक्षा गहरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें यदि हम लोग कलर्स देखें
तो संक्रमण धातु आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ तरंग घेरे हो जाते हैं। यदि आप Ti+4 B+5 Cr+6 Mn+7 को देखें, सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। Ti+4 पर आपका कलर कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं आता, लेकिन जैसे ही हमारे पास आवेश बढ़ा B5 में ये है नारंगी पीला हुआ, Cr+6 में और गहरा हुआ नारंगी हुआ, और Mn+7 में ये गहरा बैंगनी हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे, और साथ साथ जो अगला इसके टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।